हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। मैथमेटिक्स में जो हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स में आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही डिटेल देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स का जो है कई टाइप होता है, एक एक करके जो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग को जो फर्स्ट याद रखना है, जो पहला टाइप याद रखना है, वो है रो मैट्रिक्स। जो फर्स्ट याद रखना है वो क्या है? रो मैट्रिक्स। ठीक है। डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है ना, कि इसका डेफिनेशन जो है किस तरीके से लिखे। मेन है कि जो उसका रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे वो एग्जाम्पल के जरिए हम लोग अच्छे से समझ लेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। उतना से अपना काम जो है मैथमेटिक्स में वही होता है ना, जो डिफिनीशन रहता है क्या करते हैं, उसका जो मेन सार है वो निकाल लिया, उसके बाद फिर डिफिनीशन का जो है कोई मतलब रह नहीं जाता। तो रो मैट्रिक्स के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है ना। रो और कॉलम हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में। तो ध्यान रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास अगर एक रो है, कॉलम कितना है उससे अपने को मतलब नहीं है। कॉलम एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, यानी कि कॉलम की संख्या अपने को नहीं देखनी है। अपने को देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना है। अगर एक ही रो है तो इसका मतलब वो रो मैट्रिक्स होगा। जैसे मान के चलो सिंपल जो है 5 लिखा हुआ है, तो इसमें देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना रो है? एक ही रो बनेगा। इसका अगर हमको ऑर्डर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? 1 बाई 1। जैसे मान के चलो एक दूसरा मैट्रिक्स है 2 3। अब बताओ इसमें कितना रो है? एक ही रो है। कॉलम दो है, बता दिए कि कॉलम अपने को देखना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा? इसका ऑर्डर लिखोगे तो 1/2 होगा। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स है ये, अब इसमें भी देखोगे तो तुमको एक ही रो मिलेगा। कॉलम 3 है बट रो कितना है? एक ही है। इसका ऑर्डर देखोगे तो 1/3 का मिलेगा, है ना। एक और ले लेते हैं, मान के चले 4 है, 0 है, -1 है, 2 है। तो इसमें देखोगे तो कितना ऑर्डर मिलने वाला है तुमको? रो जो है तुमको एक ही मिलेगा और कॉलम 4 मिलेगा। तो चूंकि हर एक में देखोगे रो एक ही है, कॉलम से जो है कॉलम कितना भी हो सकता है, तो ये सब जो है क्या कहलाएगा? ये रो मैट्रिक्स है। इतनी बात समझ रहे? चलो दूसरे टाइप पर आते हैं। सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरीके से रो मैट्रिक्स में जो रो का नंबर ऑफ रो जो होता है वो एक ही होता है, उसी तरीके से जो कॉलम मैट्रिक्स होता है इसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो जो है दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है ना, या एक भी हो सकता है, बट कॉलम हमेशा कितना होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जस्ट इसका उल्टा है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल हमको देखना हो तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे मान के चलो कि सिंपल अगर 5 लिखा हुआ है, तो इसको जो है बोल सकते हैं कि देखो एक रो है और कॉलम भी तो एक ही है ना, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स कहा जा सकता है इसको। जैसे मान के चलो एक मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ रो जो है कितना है? 2 है, बट कॉलम देखोगे कितना है? एक ही है, यानी कि इसको 2/1 लिखेंगे। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लिए 2 3 9। अब इसमें देखोगे तो 1 2 3 रो 3 है बट कॉलम कितना है? एक ही, तो इसको बोलेंगे कि ये 3/1 का। जैसे मान के चलो 0 4 -1 2। अब इसमें देख लो रो कितना है? 4 है, कॉलम एक ही है। तो चूंकि कॉलम एक है, नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते इसमें। चलो तीसरा हम लोग को लिखना है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तीसरा है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। दोनों नाम है, दोनों नाम ध्यान रखना है। नल जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो और आसान है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो जाए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो? जीरो।
तो अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हर एक एलिमेंट जीरो है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि जीरो मैट्रिक्स है। उसी का दूसरा नाम है क्या, नल मैट्रिक्स। जैसे मान के चलो एक मैट्रिक्स है 1/1 का जो जीरो है, एक ही एलिमेंट था जीरो है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जैसे मान के चलो दो एलिमेंट है, दोनों क्या है, जीरो है ना, ये कितने बाई कितने का है, 1/2 का, तो ये भी क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स है। जैसे मान के चलो कि चार एलिमेंट है, चारों का चारों जो है क्या है, जीरो है, 2/2 का मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाने वाला है, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मान के चलो 9 एलिमेंट मतलब 3/3 का है, बट इसका हर एक एलिमेंट जीरो है, तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका हर एक एलिमेंट जीरो है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। चलो चौथे नंबर पे आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसका थोड़ा सा जो है ध्यान रखो, इसलिए कि ये आगे भी लिंक होगा। तो बोला कि एक ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम लोग बोलेंगे कि मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या है ना दोनों अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे अब कितना बन सकता है, जैसे मान के चलो 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है, इस तरीके से चलेगा। जैसे 2/2 मतलब जितना रो है उतना ही क्या है, कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मान के चलो इसमें देखोगे तो कितना है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले, जैसे मान के चलो, अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्या ये क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें देखोगे तो नंबर ऑफ रो जो है कितना है, 2 है, नंबर ऑफ रो कितना है, 2, अब कॉलम देखोगे तो 3 है, तो चूंकि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है, जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप जो है समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। जैसे अगला हम लोग को देखना है डायगोनल मैट्रिक्स, उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है ना। तो इसको एरो दे करके जो है लिखना है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप पे आएंगे। 4 हम लोग देख लिए, 5वां उसके बाद आएगा। अब देखो डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो एक तो हम लोग जो है किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हम लोग सीख चुके थे कि किसी भी मैट्रिक्स को दिखाना है तो कैपिटल लेटर से दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एलिमेंट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर का यूज करेंगे और IJ लिखते हैं, और यहाँ पर आता था M×N, ये बताएगा एलिमेंट को, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, और I और J बताता है, I बताता है कि जो है नंबर ऑफ रो को, और J बताता है नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है, कि ये किस रो और किस कॉलम में प्रेजेंट है वो कहाँ से हम लोग को पता चलेगा, IJ से। जैसे इसका एग्जांपल दिए होंगे कि जैसे मान के चलो 1 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है फर्स्ट जो है किसमें, रो में होगा और सेकंड कॉलम में होगा,
है ना। जैसे मान के चलो 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सेकेंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा, ठीक है। अब है कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो अगर डायगोनल एलिमेंट की बात करेगा, ये तो पूरा टोटल एलिमेंट में आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो ए आई जे तो होगा, जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो ए आई जे तो होगा, बट उसी एलिमेंट को लेना है जिसमें आई और जे ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ध्यान रखो आई जे है, एम जो है और एन ऑर्डर का है, तो इसमें तो बहुत सारा एलिमेंट आएगा ना, तो इसमें वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा जिसमें आई और जे बराबर हो, मतलब रो और कॉलम दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा काउंट होगा, तो जैसे हम लोग बोलते हैं 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें देख रहे हो आई भी 1 है, जे भी 1 है, ये सब डायगोनल। जैसे मान के चलो 2 और 2 बोल्ड है तो आई और जे दोनों बराबर है ना, ये रो और कॉलम दोनों बराबर है। जैसे हम बोल रहे हैं A3 3 तो देख रहे हो कि जो है रो भी तीसरा है और कॉलम भी क्या है, तीसरा है, तो ये सारा जो है क्या कहलाएगा, इसका डायगोनल एलिमेंट। जैसे किसी मैट्रिक्स को जो है लिखते हैं हम, जैसे हम लोग मैट्रिक्स मानते थे तो उसमें आता था कि A11 A12 A21 और A22 इस तरीके से बनता था। अब इसमें हम लोग डायगोनल एलिमेंट किसको बोले, तो अब क्लियर दिख रहा है कि देखो बराबर कहाँ है, ये 1 1 और 2 2, इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट, ये इसका क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट। इतनी बात समझ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स दिया, एक चीज और ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट की बात करेगा या आगे हम लोग जो है डायगोनल मैट्रिक्स देखने वाले हैं, तो ध्यान रखो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होना जरूरी है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि यहाँ जो लिख रहे हैं ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होना जरूरी है, इसलिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही जो ये लगता है। तो इसमें कितना बन जाएगा, जैसे मान के चलो कि एक हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 6 3 8 9 -2 8 6, ये एक मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स भाई, 3 by 3 का, तो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर इसमें देखोगे तो जितना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाने वाला है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आपको डायगोनल एलिमेंट देखना हो तो पता है कि ये वाला देखो, ये A11 कहलाता है, ये A22 कहलाएगा और ये A33 कहलाएगा, यानी कि डायगोनल एलिमेंट ये वाला आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर हमको बोलेगा कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, तो कौन कौन सा आ जाएगा, 2 8 और 6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट का ध्यान रखोगे तो फिर अगला जो हम लोग का टाइप है जो पांचवा आएगा वो आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको पहले लिखो, उसके बाद हम लोग अगला टाइप देख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगला हेडिंग हम लोग लगाएंगे, है ना, पांचवा होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स दो को हम लोग को एक ही साथ समझना है, डायगोनल को और स्केलर को, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट बताने के बाद ये कितना सिंपल हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितना भी एलिमेंट होगा वो सब जीरो बन जाएगा। अब देखो डायगोनल
पहला कंडीशन देखोगे कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जैसे मान के चलो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो पहला जो कंडीशन होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, बराबर। दूसरा कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी एलिमेंट्स वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इतनी कहानी है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी एलिमेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 0। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो ए एक मैट्रिक्स से मान के चलो इस तरीके से, अब इसमें एक चीज हमको क्लियर दिख रहा है कि देखो ये दोनों क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे अगला अगर हम लोग बात करें, मान के चलो इस तरीके से। अब इसमें भी क्लियर देखोगे कि ये सब क्या कहलाता है, एक डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सी। एक जगह कंफ्यूजन होगा जिसको अभी दूर करते हैं। मान के चलो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें एक चीज देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट भी एक एलिमेंट क्या बन गया, 0 बन गया। तो अपने को ये नहीं देखना है कि डायगोनल एलिमेंट में कितना एलिमेंट 0 है ना, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट जो बचता है उसको 0 होना एकदम जरूरी है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो आगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। तो 6 नंबर में स्क्वायर मैट्रिक्स तो हम लोग देख चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके लिए देखो पहला कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ये कैसा मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब एलिमेंट क्या होनी चाहिए, 0। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में देखे सेम वैसा ही है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट है वो 0 होनी चाहिए। बस एक कंडीशन लगेगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे पिछला वाला में देख रहे थे तो उसमें डायगोनल एलिमेंट बराबर है ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट बराबर हो गया तो अब उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल करके क्या बोलेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स मान के चलो हम लोग लिए 2 0 0 8, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट को बराबर कर दें कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो अब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे मान के चलो कि एक मैट्रिक्स की हम लोग बात करें, इस तरीके से। तो चूंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा का सारा एलिमेंट जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो इसको हम लोग एक तो डायगोनल एलिमेंट बोल देंगे।
लेकिन अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट को बराबर कर दें, अगर डायगोनल एलिमेंट बराबर हो गया तो अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो 7 नंबर लिखो, यूनिट मैट्रिक्स। चलो पहले इसको नोट करो तुम लोग। ठीक है, चलो यूनिट मैट्रिक्स देख रहे हैं। अगर इसको समझ गए तो यूनिट मैट्रिक्स एकदम आसान हो गया। अब देखो जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे कि डायगोनल एलिमेंट जो हम लोग को मिल रहा है वो डायगोनल एलिमेंट इक्वल होनी चाहिए, है ना, एक ही जैसा सेम होनी चाहिए, तो इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब क्या होगा कि जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें अगर डायगोनल एलिमेंट को 1 बना दिया जाए, अगर डायगोनल एलिमेंट को हम क्या बना दे, 1 बना दे, तो इसका मतलब अब ये क्या कहलाने लगेगा, यूनिट मैट्रिक्स। इसी का एक और नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स मान के चलो इस तरीके से, तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम इसका डायगोनल एलिमेंट को सेम कर दिए तो अब ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर इसके डायगोनल एलिमेंट को हम 1 बना दिए तो अब ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये कितने बाई कितने का यूनिट मैट्रिक्स है, 2/2 का। जैसे मान के चलो कि इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसी को जो है देखो किताबी भाषा में आओगे तो वो इस तरीके से लिखता है कि कोई एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट जो है वो aij होगा, और इस aij का जो वैल्यू होगा वो 2 हो सकता है। क्या क्या होगा, तो 0 हो सकता है जब i जो है वो किसके बराबर हो, j के, सॉरी ये 1 के बराबर होगा जब i और j किसके, सॉरी i और j क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर i और j बराबर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और देख लो इस सब में i और j क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ये चलेगा। और बोला कि इसका वैल्यू 0 होगा जब i और j बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन है ना। ये किताब में इसी तरीके से ये भाषा लिखा हुआ है कि aij का वैल्यू 1 होगा जब i और j बराबर है। इसका मतलब वो डायगोनल एलिमेंट को 1 होने की बात कर रहा है। और जब i j बराबर नहीं है, तो i j बराबर नहीं कब होगा, ये 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट के लिए। तो i j जब बराबर नहीं है तो उस केस में बोला कि उसका वैल्यू क्या होने वाला है, 0, और क्लियर दिख रहा है कि 0 है। तो इसका मतलब ये सब क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। चलो छापो, जल्दी छापो। चलो अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं, 2 टाइप और देखते हैं। चलो 7 8 होगा शायद, चलो नंबरिंग अपने हिसाब से लगा लो। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब देखो कंपेरेबल, जब ये कंपेयर टर्म आता है तो अकेला कभी भी कंपेयर नहीं होगा। कंपेयर तो तब होगा जब ये 1 से ज़्यादा होगा, या तो 2 हो जाए, या 2 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके बीच हम लोग कंपेयर करते हैं ना। कभी भी अगर किसी चीज़ को कंपेयर करना है तो कम से कम 2 चीज़ तो चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे ना। तो जब ये आया कंपेरेबल मैट्रिक्स तो इसका मतलब अब इसमें एक मैट्रिक्स काम नहीं चलेगा, 2 मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चलो कि एक मैट्रिक्स हम लिए ए, मान लो कि एक मैट्रिक्स हम लोग लिए ए, ठीक है।
और एक मैट्रिक्स हम लोग लिए बी। एक मैट्रिक्स हम लोग लिए बी। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहे, जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो इसका हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, कंपेरेबल है। जैसे इसमें देखोगे तो ये कितने बाई कितने का है, 2/2 का, और इसको देखोगे ये भी कितने बाई कितने का है, 2/2 का। तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा मैट्रिक्स है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब बात याद रहेगी कि कभी भी अगर दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब वो कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है। एक और देखो यहाँ बात सोचने की है कि कंपेरेबल का क्या मतलब होता है, कंपेयर करना। और कंपेयर तो तभी कर पाओगे ना जब दोनों सेम टाइप दिखेगा, है ना। अब जैसे मान के चलो कि इसका ऑर्डर हम बदल दिए, तो कैसे कंपेयर करोगे इसको, अगर मान के चलो हम 3/2 का ले लेते हैं, तो इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट है दोनों मैच ही नहीं करेगा, तो कंपेयर नहीं हो पाएगा। अभी देखोगे कि एकदम जो है क्लियर कंपेयर जो है इसको कर सकते हैं कि x का कंपेयर 2 के साथ कर सकते हैं, y का कंपेयर 8 के साथ कर सकते हैं, z का कंपेयर 6 के साथ और w का कंपेयर 9 के साथ। तो ऑर्डर सेम रहेगा तो बोलेंगे कि ये कंपेरेबल है, ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है। चलो नोट करो इसको जल्दी। अब लास्ट हम लोग देखने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्स। लास्ट हम लोग देखने वाले हैं इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स पे जो है इतना समझ लो कि ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन फिक्स ही है ना, एक पूछ दे दो पूछ दे, लेकिन पूछना एकदम तय है, तो इसलिए उसको अच्छे से देखोगे। एक दो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में फंसेगा ही फंसेगा, और अगर मामला ठीक ठाक रहा तो हो सकता है का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में भी फंस जाए, इसलिए इसको अच्छे से देखोगे। इक्वल मैट्रिक्स, अब देखो इक्वल मैट्रिक्स के लिए जो पहला कंडीशन है कि ये कंपेरेबल होनी चाहिए, पहला कंडीशन। अब देखो इक्वल की बात, इक्वलिटी की बात तभी करोगे ना जब दो चीज को कंपेयर करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो जो पहला शर्त होगा कि वो कंपेरेबल होनी चाहिए, इसलिए कि अगर कंपेरेबल नहीं हुआ तो इसका मतलब उसको तुम जो है इक्वल करके कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। तो पहला शर्त क्या है कि ये कंपेरेबल होनी चाहिए। उसके बाद उसी मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है वो समझ लो। जैसे दो मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लिए, ए मैट्रिक्स 2 8 6 9, और एक मान के चलो बी मैट्रिक्स लिए x y z और w, दो मैट्रिक्स ले लिए। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि a और b दोनों इक्वल है, मतलब a और b जो है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, अगर हम ये बोले कि इफ a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स, अगर हम ये बोल दे कि a और b कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो बराबर होगा। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे लिखोगे, तो चूंकि a और b अगर इक्वल है, चूंकि हम लोग बोलेंगे कि a और b क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब a के जगह पर जब वैल्यू पुट करोगे 2 8 6 और 9, और b के जगह पर रखोगे x y z और w, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब समझोगे, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ये क्या होगा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसका सेकेंड और इसका सेकेंड, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा।
इसका जो है ये देखोगे तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा और 9 का जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, W। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और जब मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 8 है, z का वैल्यू 6 है और w का वैल्यू 9 है। लेकिन ध्यान रखो ऐसा तभी कर सकते हैं जब क्वेश्चन में पूरी तरह मेंशन रहे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दो तरीका होता है पूछने का, या तो क्वेश्चन में a और b दे के और बोलेगा कि a और b इक्वल है तब जो x y का वैल्यू निकालिए, या कुछ इस तरीके से। या दूसरा तरीका होता है कि लिख दे कि इफ इतना बराबर इतना, तो जब ये लिख दिया तो इसका मतलब ये दोनों बीच में जब ये बराबर का साइन है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी। तो इस पे एक और जो है क्वेश्चन लेंगे हम लोग, है ना, उसके बाद जो है इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं कि इफ देखो दो मैट्रिक्स दिया और दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया, बोला कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तब बताइए कि x और y का वैल्यू क्या होगा। अब इसको बनाने का देखो हम लोग को पता है कि अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2x प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 9। तो इसका मतलब 2x प्लस वाई किसके बराबर होने वाला है, 9 के। इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 1। इसके बाद अगर देखोगे तो x माइनस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 7। तो इसका मतलब x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। अब इस तरीके का जो है सॉल्व करने का तरीका हम लोग को पता है कि दो इक्वेशन दिया हो तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसको अगर हम जोड़ दें तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3x, और 9 में जो है 7 प्लस करोगे कितना बन जाएगा, 16। ठीक है, कैलकुलेशन को एक काम करते हैं, आसान करते हैं, इसको 6 कर देते हैं, आसान हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6 में 9 प्लस करोगे ये कितना बन जाएगा, 15। यहाँ से अगर x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। अब इस x का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में रख दो, ऐसे हम लिखे कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देख रहे हो कि 2 और x के जगह पर 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये बन जाएगा 10। तो y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 10 यानी कि -1 के बराबर। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू 5 है और y जो है -1 है, देख लो यहाँ रख करके 5 और यहाँ पर -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस ये कितना बन जाएगा, 6। उसी तरीके इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वो कितना के बराबर आएगा, 9 के। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी फंसेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।